नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में शामिल खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इटली यात्रा, दोनों देशों के बीच हुए रक्षा सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के तहत देश भर में 18 लाख से अधिक खाते खोले गए। हमास आतंकियों के हमले के 3 दिन बाद इजरायल ने गाजा सीमा पर फिर से नियंत्रण करने का दावा किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शामिल खिलाड़ियों से आज नई दिल्ली में बात करेंगे। वे खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में असाधारण उपलब्धि और भावी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीते हैं। यह पदकों की कुल संख्या के मामलों में एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस असाधारण उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलाड़ियों के प्रेरक प्रदर्शन ने इतिहास रचा और देशवासियों के दिलों में गर्व की भावना भरी। इस कार्यक्रम में एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली की सरकारी यात्रा के पहले दिन कल रोम में रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो से बात की। दोनों नेताओं ने रक्षा औद्योगिक निगम के अवसर पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। श्री सिंह ने इटली की रक्षा कंपनियों के साथ भारतीय स्टार्टअप का सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, सूचना के आदान प्रदान, समुद्री अभ्यास और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के समझौते में सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान और विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, रक्षा सूचना साझा करना और औद्योगिक सहयोग शामिल है। इसमें संयुक्त उद्यमियों की स्थापना और संयुक्त उत्पादन तथा संयुक्त निर्माण भी शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की। यह आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवृत्ति देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व और ऊर्जा की कमी होती है। इसमें अल्प पोषण, जिसके कारण विकास रुका हुआ होता है, और अतिपोषण, जिसके कारण मोटापा और संबंधित समस्या शामिल है या दोनों शामिल है। कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार मिशन पोषण के दूसरे चरण का एक अभिन्न पहलू है। इस कार्यक्रम में देश भर से महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। देश भर में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के 18 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना इस साल 1 अप्रैल से शुरू की गई थी। 2 साल की अवधि की योजना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 7.5% का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए वैध है। मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली में 405 करोड़ रुपए के 33,000 से अधिक खाते खोले गए हैं। इजरायल ने हमास आतंकियों के देश में घुसकर हमले के 3 दिन बाद गाजा सीमा पर फिर से नियंत्रण करने का दावा किया है। इजरायल की सेना उन स्थानों पर बारूदी सुरंग बिछा रहा है जहां से घुसकर हमास आतंकियों ने हमला किया। इजरायल का यह बयान हमास के ठिकानों पर हाल के हवाई हमले के बाद आया है। इससे पहले हमास ने चेतावनी दी थी कि बिना बताए फिलिस्तीन के नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया तो इजरायल बंधकों की हत्या कर दी जाएगी। इजरायल की सेना ने कहा कि कल
कोई भी आतंकवादी सीमा पार कर देश में नहीं घुसा। इस बीच इसराइल और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच संघर्ष में मृतकों की संख्या 1600 के करीब हो गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसराइल में 900 से अधिक लोग मारे गए, कम से कम 2600 घायल हुए हैं। हमास ने इनके बंधक बनाया गया है। फिलिस्तीन में लगभग 700 लोग मारे गए और 3726 घायल हुए हैं। इससे पहले इसराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी करने और भोजन, ईंधन तथा अन्य आपूर्ति रोकने का निर्देश दिया था। इसराइल ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 3 लाख आरक्षी बलों को काम पर बुला लिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास पर बच्चों की हत्या और अन्य अत्याचारों का आरोप लगाते हुए उससे बदला लेने का प्रण किया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से 1,87,000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया गया है और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरोस ने कहा कि लगभग 1,37,000 लोगों ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के शिविरों में शरण ली है। यह एजेंसी फिलिस्तीन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि संघर्ष क्षेत्र में मानवीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। यूनिसेफ ने बच्चों और परिवारों को जीवन रक्षक सेवाएं और अन्य आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने की अपील की है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 8वां आयुर्वेद दिवस अगले महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकूला में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। उन्होंने कहा कि 8वें आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय न केवल मानव बल्कि पर्यावरण, पौधों, पशुओं आदि के कल्याण को बढ़ावा देने में आयुर्वेद की क्षमता का पता लगाना चाहता है। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने भी मीडिया को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनंत किशोर सरन के नेतृत्व में अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज उत्तरी सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण और नुकसान का आकलन कर रही है। संयुक्त सचिव के साथ विद्युत मंत्रालय के निदेशक आर.के. मीना, जल शक्ति मंत्रालय के कार्यकारी अभियंता शाश्वत राव और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक प्रभाकर राय भी मौजूद हैं। इससे पहले वित्तीय सहायता पर टीम ने कहा कि राज्य की अल्पकालिक और तात्कालिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वित्तीय सहायता को शीघ्रता से जारी करने का आश्वासन दिया। निकासी प्रक्रिया के दूसरे दिन बाढ़ में फंसे हुए व्यक्तियों को लालचुंग से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। 17 पर्यटक और लालचुंग के 2 स्थानीय निवासियों को आज सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। सिलीगुड़ी और गैंगटॉक तक आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सिक्किम सरकार ने बसों की भी व्यवस्था की है। असम सरकार ने नई 1000 किलोमीटर सड़क परियोजना के लिए संवैधानिक अनुमति दे दी है। असम माला के तहत यह हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर 30 अरब रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। कल गुवाहाटी में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने नाबार्ड से 9 अरब 50 करोड़ 43 लाख रुपए का ऋण लेकर 90 ग्रामीण सड़कों और 4 ग्रामीण पुलों के उन्नयन का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने तिनसुकिया में भेरियन बोराइन पदुमिनी वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण रूप से संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा के संबंधित मसौदों को भी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य के पास 1 किलोमीटर की दूरी तक संवेदनशील क्षेत्र बनाने के लिए यह मसौदा तैयार किया गया है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष
10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।